एक मुंबई जितना छोटा देश जिसकी हालत नर्क से भी बदतर थी, जहाँ पर न तो खाने के लिए खाना था और न ही रहने के लिए घर। एक ऐसा देश जिसके पास समुद्र के पानी के अलावा और कुछ नहीं था। ये वही देश है जिसे आज हम सिंगापुर के नाम से जानते हैं। भारत के बाद आज़ाद हुए इस देश ने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जो अभी तक किसी देश ने नहीं किया है। सिंगापुर में आज 95% लोग बिलियनियर हैं। 2023 में सिंगापुर का नाम उन देशों में आने लगा जिनका बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे अच्छा है। इसी वजह से सिंगापुर आज दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। लगभग 60 सालों पहले जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, आज वही लोग ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आज़ादी के बाद सिंगापुर इतना अमीर देश कैसे बना, कैसे इस देश में कानून, एजुकेशन, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी परफेक्ट हैं। आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। And let there be no mistakes about it. Whoever governs Singapore must have that iron in him or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I spent a whole lifetime building this. 7700 अमीरों के भारत छोड़ने का अमीर भारतीय परिवारों के लिए दुबई और सिंगापुर सबसे पसंदीदा जगह है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम जैसी चीजें, टैक्स हेवन वाला माहौल, मजबूत बिजनेस मॉडल और सुरक्षित शांतिपूर्ण वातावरण जैसी सुविधाओं ने इन देशों को 1819 में सिंगापुर की शुरुआत होती है। पहले ये देश द्वीप था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस द्वीप को बंदरगाह बना दिया और इस बंदरगाह का नाम रखा ब्रिटिश बंदरगाह। सिंगापुर को बंदरगाह बनाने का मेन मकसद यही था कि उस टाइम अंग्रेजों को दक्षिणी पूर्वी एशिया में यानी भारत और चीन से सामान लाने में आसानी होती थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस बंदरगाह पर भारत और चीन के लोगों को लाना शुरू कर दिया। इस बंदरगाह पर इन लोगों को लाने का मेन कारण यही था कि यहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे तो माल को उतारने में आसानी होगी। और इन लोगों को यहाँ पर लाने का दूसरा कारण ये था कि इस जगह की देखरेख और साफ सफाई के लिए भी लोगों की ज़रूरत थी। इसीलिए अंग्रेजों ने सिंगापुर में भारतीय और चीनी लोगों को लाना शुरू किया। बताया जाता है कि ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आते थे। अंग्रेज उन लोगों को यहाँ पर लाते थे जो उनके रूल को फॉलो नहीं करते थे। ऐसा मान लो कि उस टाइम की यह जगह एक जेल थी। आप सोच रहे होंगे कि जो एक द्वीप था उसका नाम ब्रिटिश बंदरगाह से सिंगापुर कैसे पड़ा। तो आपको बता दें, इसका नाम सिंगापुर पड़ने के पीछे भी ये कहानी है। आइए पहले वो कहानी जानते हैं। इस कहानी का कनेक्शन इंडिया से है, क्योंकि जब भारत के राजाओं का टाइम था तो दक्षिणी भारत के जो राजा थे वो चीन पर अटैक करना चाहते थे। वो अपने साथ किसी और राजा की तलाश में थे जिससे वो चीन पर आसानी से अटैक कर सके। इसके बाद उनको अपना एक साथी मिल जाता है, यानी कोई दूसरा राजा। वे दोनों एक ऐसी जगह पर प्लानिंग करना चाहते थे जहाँ पर कोई ना हो, इसलिए इन्होंने एक द्वीप पर आराम किया और युद्ध की तैयारी में लग गए। जब युद्ध की बात चीन के राजा को पता चलती है तो चीन के राजा एक आदमी को भेजते हैं ये कहकर कि उनको ये कहना कि चीन यहाँ से बहुत दूर है। जब वो आदमी ने ये बात बताता है तो ये लोग अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और अपनी आधी सेना को वापस भेज देते हैं। जो दक्षिणी भारत के राजा थे वो वहीं पर रुक जाते हैं। राजा को यहाँ पर रहते हुए बहुत टाइम हो गया था। एक दिन वो शिकार पर जाते हैं और एक शेर को देखते हैं, जिसके बाद वो उस जगह का नाम सिंगापुर रख देते हैं, जो बाद में सिंगापुर बन जाता है। आइए अब हम अपनी मेन कहानी पर वापस आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सिंगापुर को जापान कंट्रोल करने लगा। जापान ने लगभग 3 साल तक सिंगापुर पर राज किया, यानी 1942 से 1945 तक। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर से अंग्रेजों ने सिंगापुर पर राज कर दिया। बाकी एशिया की तरह अंग्रेजों ने सिंगापुर में भी लंबे टाइम तक राज किया। 1959 को सिंगापुर अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है। इस आज़ादी के बाद सिंगापुर में एंट्री होती है रियल हीरो की, यानी ली कुआन यू की। ली कुआन यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने। ये वही शख्स हैं जिन्होंने सिंगापुर को इतना ऊंचा पहुंचाया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई कि कोई आम नेता होता तो हार ही मान जाता। लेकिन इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। आइए जानते हैं इन्होंने सिंगापुर के लिए ऐसा क्या किया कि लोग आज इन्हें सिंगापुर का हीरो मानते हैं। आपको बता दें, इस टाइम पर सिंगापुर और मलेशिया दोनों एक ही बंदरगाह थे। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा बंदरगाह अंग्रेजों से आज़ाद होकर सिंगापुर बन गया। लेकिन आज़ादी के बाद सिंगापुर से एक हिस्सा अलग हो गया और वो हिस्सा था मलेशिया। इन दोनों देशों के अलग होने के बाद ये देश एक दूसरे से नफरत करने लगे। मलेशिया के अलग होने के कारण सिंगापुर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आइए अब जानते हैं मलेशिया के अलग होने के बाद सिंगापुर को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उनको सिंगापुर ने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज की कमी के कारण सिंगापुर को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जिनकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस प्रॉब्लम को सिंगापुर ने सॉल्व किया अपने नॉलेज बेस को डेवलप करके और दूसरे कंट्री के लोगों को टारगेट करके, जिससे वो लोग यहाँ पर आए और सिंगापुर के लोगों पर पैसा इन्वेस्ट करें। इसके लिए सिंगापुर ने ऐसे ऐसे नए काम किए जो उस टाइम पर बाकी के देश नहीं कर रहे थे, जैसे विदेशी कंपनियों को अच्छी सर्विस देना, बंदरगाहों पर व्यापारियों का काम जल्दी करना। सिंगापुर की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मलेशिया के अलग होने के बाद सिंगापुर में बहुत कम लोग ही बसे थे और वे सभी लोग बेरोजगार और गरीब थे। ज़्यादातर लोग गरीब होने की वजह से सिंगापुर में रह रहे लोगों को रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सिंगापुर पर अंग्रेजों ने राज किया था
तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अंग्रेजों ने खाने पीने और रहने वाली सभी नीड्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंगापुर की सरकार ने बेरोजगार लोगों को विदेशी कंपनियों के लिए काम करवाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, ये बेरोजगार लोग सिंगापुर में ही विदेशी कंपनियों के लिए काम करते थे। इन लोगों ने इतना ऐसा काम किया कि बाकी वाली कंपनियां भी इनसे काम करवाने लगी। धीरे धीरे दूसरे देशों ने यहाँ के एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सिंगापुर ने अपने काम को इतना प्रमोट किया कि यहाँ के लोगों के लिए अलग अलग जॉब्स अवेलेबल हो गई थी। धीरे धीरे यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सिंगापुर ने HDB लॉन्च किया, यानी हाउसिंग डेवलप बोर्ड, जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट बनना शुरू हो गए। यानी यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सिंगापुर की सरकार ने बहुत सुधार किए। इन सब के बाद में सिंगापुर की तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेशनल सिक्योरिटी। मलेशिया के अलग होने के बाद सिंगापुर की सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो के बराबर थी। सिंगापुर ने अपनी रक्षा के लिए पड़ोसी देशों से रिलेशन अच्छे रखे, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सिंगापुर ने धीरे धीरे अपने लोगों को मिलिट्री में आने का मौका दिया, जिसमें वे लोग सिर्फ 2 साल तक ही अपने देश की रक्षा कर सकते थे। नेशनल सिक्योरिटी के साथ सिंगापुर को एक और फायदा हुआ, और वो ये हुआ कि सिंगापुर ने अपने लोगों को ये बताया कि पूरा सिंगापुर एक परिवार है। जिसके बाद वे लोग अपने देश को लेकर वफादार होने लगे, जो एक बहुत अच्छी बात है। आपको भी पता होगा, जिस देश की मिलिट्री कमज़ोर होती है वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और सिंगापुर को दूसरा फ़ायदा ये हुआ था कि नेशनल सिक्योरिटी के बाद में इस देश में नए नए कानून बनना शुरू हो गए थे, जिसकी सिंगापुर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये लोग अपनी कंट्री को लेकर इतने लॉयल बने कि आज सिंगापुर का नाम उन देशों में आता है जो सबसे सेफ है। मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर एक बहुत बड़ा देश बन गया था। सिंगापुर को अब ज़्यादातर लोग यहाँ के बंदरगाहों की वजह से जानने लगे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी लोग यहाँ पर आने लगे थे। इन लोगों का सिंगापुर में ज़्यादा संख्या में आने का मेन कारण ये था कि चीन के सभी बाजार खुल गए थे, जिसके लिए इन्हें सिंगापुर जैसे एक बंदरगाह की ज़रूरत थी। व्यापारी लोगों का यहाँ पर आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि आसपास के लोगों को ये पता चल गया था कि सिंगापुर में रबड़ और टिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस टाइम पर रबड़ और टिन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे सिंगापुर 1990 तक, यानी अपनी आज़ादी के 35 सालों के अंदर अंदर एक ऐसा देश बन गया था जैसा ली कुआन यू बनाना चाहते थे। इस एक आदमी ने सिंगापुर के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो आज तक कोई भी नेता अपने देश के लिए नहीं कर पाया। पर क्या आपको पता है, सिंगापुर को एक ऐसा कामयाब देश बनाने में ली कुआन यू ने ऐसी कौन सी बातों पर ध्यान दिया जो एक देश के लिए सबसे ज़रूरी है? जैसे इन्होंने यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया, इन्होंने सिंगापुर के लोगों की हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया, और धीरे धीरे सिंगापुर में ऐसे नियम बन गए जो आगे जाकर सिंगापुर के लिए सही साबित हुए। आइए जानते हैं सिंगापुर में ऐसे कौन से नियम थे जिनकी वजह से सिंगापुर आज इतना बड़ा देश बना। सिंगापुर का पहला रूल यही था कि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, क्योंकि सिंगापुर एक बंदरगाह था जिसकी वजह से दूसरे लोग यहाँ पर आते थे। अगर इन्होंने गंदगी फैलाना शुरू कर दिया तो कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, जिससे सिंगापुर को ही नुकसान होगा। सिंगापुर चाहता था कि जो लोग यहाँ पर आए वो अपना काम सही तरीके से पूरा करें। उन लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खास करके साफ़ सफाई के मामलों में। इसलिए सिंगापुर तब से आज तक अपनी साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आज कोई सिंगापुर में गंदगी कर भी देता है तो उसे वहाँ पर सफाई करनी पड़ती है। दूसरा रूल यहाँ पर यह था कि यहाँ पर कोई किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता था, वो चाहे ड्रग्स हो या स्मोकिंग। ये रूल सिंगापुर में तब से आज तक हैं। पहले के टाइम में यहाँ पर ड्रग्स के मामले में यहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ भी हुई थी। सिंगापुर का मानना है कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी इंसान नशा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। सिंगापुर का तीसरा और सबसे पुराना रूल ये था कि यहाँ पर रहने वाले हर आदमी को कम से कम 2 साल तक मिलिट्री में जाना होगा, यानी अपने देश की सुरक्षा करनी होगी। इसका मेन रीज़न ये था कि मलेशिया के अलग होने के बाद सिंगापुर की सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं थी। अगर कोई भी देश आता तो सिंगापुर पर आसानी से अटैक कर सकता था। इसीलिए ली कुआन यू ने ये नियम बनाया। इस रूल का एक ये भी फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर रहने वाले लोग सिंगापुर के लिए लॉयल हो गए, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर भारत और चीन के थे। लेकिन इस नियम के बाद उन लोगों को ये पता चल गया कि अब यही हमारा देश है। सिंगापुर एजुकेशन के मामले में शुरुआत से इतना ऐसा था कि यहाँ पर आज 100 परिवारों में से एक परिवार करोड़पति है, यानी यहाँ पर 95% लोग बिलियनियर हैं। यहाँ पर लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि डिग्री लेकर नौकरी कैसे करें। यहाँ पर ये लोग लोगों को वही करने देते हैं जो वे करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई बिजनेस करना चाहता है तो सिंगापुर उसको सपोर्ट करता है। ये सभी रूल सिंगापुर तब से आज तक फॉलो करता आया है। ऐसे नियमों के कारण सिंगापुर आज एक ऐसा देश बन गया है कि 2022 का सिंगापुर टूरिज्म रेवेन्यू करीब $14 बिलियन बन गया था। एक ऐसा देश जिसका नाम कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता था, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर वही देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में आ गया। इंडिया के बाद आज़ाद हुए इस देश के पास ना ही खेती करने के लिए खेत थे और ना ही रहने के लिए मकान। फिर भी इस देश ने वो कर दिखाया जो बाकी के देश आज तक नहीं कर पाए। तो वीडियो पूरी हो गई है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।